हाँ, आदरणीय पुष्पा मैम जी, क्या सभी लोग जुड़ चुके हैं? एक बार आप चेक कर लीजिए। मेरे ख्याल से वैष्णव जी के अलावा जिनका लिस्ट में नाम है, वो सब सूची में नाम है, वो सब जुड़ चुके हैं। जी का संदेश मेरे पास आया था। हाँ हाँ, वो थोड़ा देर से जुड़ेंगे, तो आप ठीक कार्यक्रम आप प्रारंभ कर सकती हैं ठीक अध्यक्षा महोदया से अनुमति ठीक लेकर। ठीक है, ठीक है। आदरणीय अध्यक्षा महोदया से आज्ञा चाहूंगी कार्यक्रम प्रारंभ करें। बिल्कुल। धन्यवाद। असल में बीच में कुछ लोग जुड़ते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा शुरुआत में लगता है कि अनीता सक्सेना जी दोबारा जुड़ी हैं। स्वागत है, अभिनंदन है आदरणीय महोदय आपका। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में कृपया सभी अपना माइक बंद कर लें। और मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हो रही है, तो थोड़ा सा बैठने में और बोलने में थोड़ा सा ध्यान रखें। धन्यवाद सभी का। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश की हिंदी साहित्य के इतिहास पर ये गोष्ठी लगातार चल रही है। 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आज ये शाम 7 बजे गोष्ठी मासिक गोष्ठी है और राष्ट्रीय गोष्ठी है, कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय हो जाती है। इस गोष्ठी में मैं डॉक्टर रश्मि चौबे आप सभी का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत हम सरस्वती वंदना से करते हैं। आज की अध्यक्षता कर रही हैं हमारी विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की अध्यक्ष महोदया डॉक्टर विजय लक्ष्मी रामटेके जी। सानिध्य रहेगा डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी सर का। कार्यक्रम का संयोजन किया है आदरणीय पुष्पा जी ने, पुष्पा श्रीवास्तव शैली जी ने। और यहाँ पर एक दिग्गज कहूँ, एक बहुत ही विद्वान वक्ताओं के साथ साथ श्रोताओं की उपस्थिति भी रहती है। इन सभी श्रोताओं और वक्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, मैं स्वागत करती हूँ। आज के गोष्ठी का विषय है श्री रघुवीर सहाय एवं उनकी रचनाएं। इस गोष्ठी पर आज चर्चा होगी। कुछ ज्ञान अपनी झोली में भरकर हम ले जाएंगे। ऐसी आशाओं के साथ सर्वप्रथम सरस्वती वंदना हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्रीमती सुषमा शुक्ला जी, जो कि अयोध्या से जुड़ी हुई हैं और सर्वप्रथम शुरुआत से ही जुड़ चुकी हैं। आदरणीय महोदय, सुषमा स्वागत है। आइए चलते हैं सभी हम सभी को सादर नमन। सभी स्वागत को सादर नमन। नमन। सभी उपस्थित बुद्ध जनों को मेरे तरफ से प्रणाम, सादर नमस्कार। मैं सुषमा शुक्ला अयोध्या से आप लोगों के समक्ष सरस्वती वंदना प्रस्तुत करूंगी। मैं इस श्लोक के माध्यम से आप लोगों को सरस्वती वंदना शुरू कर रही हूँ। या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा निःशेषजाड्यापा। हे ईश्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। हे ईश्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। मैं गीत सुनाती हूँ,
संगीत की शिक्षा दो, मैं गीत सुनाती हूँ। संगीत की शिक्षा दो, सरगम का ज्ञान नहीं, नालय का ठिकाना है। सरगम का ज्ञान नहीं, नालय का ठिकाना है। तुम्हें आज सभा में माँ मुझे दर्श दिखाना है। तुम्हें आज सभा में माँ मुझे दर्श दिखाना है। संगीत समंदर से सुर ताल हमें दे दो, संगीत समंदर से सुर ताल हमें दे दो। हे ईश्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो, शक्ति न भक्ति है, सेवा का ज्ञान नहीं। शक्ति न भक्ति है, सेवा का ज्ञान नहीं। तुम्हें आज सुनाने को कोई सुंदर ज्ञान नहीं। माया आज सुनाने को कोई सुंदर ज्ञान नहीं। गीतों के समंदर से एक गीत हमें दे दो, हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। अज्ञान ग्रसित होकर क्या गीत सुनाऊं मैं, अज्ञान ग्रसित होकर क्या गीत सुनाऊं मैं। टूटे हुए शब्दों से क्या स्वर को सजाऊं मैं, टूटे हुए शब्दों से क्या स्वर को सजाऊं मैं। तुम ज्ञान का स्रोत बहा, माँ मुझ पे दया कर दो। तुम ज्ञान का स्रोत बहा, माँ मुझ पर दया कर दो। हे ईश्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। हम गीत सुनाते हैं, संगीत की शिक्षा दो। हम गीत सुनाते हैं, संगीत की शिक्षा दो। धन्यवाद। बहुत सुंदर, इतनी मधुर सुरीली आवाज के साथ आपने सरस्वती वंदना इस कार्यक्रम का आगाज धन्यवाद, बहुत सुंदर हुआ। बहुत बहुत आशा ही धन्यवाद। नहीं विश्वास है माँ सरस्वती की कृपा इस कार्यक्रम पर हमेशा की तरह बरसती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय आपका। मैंने पहली बार आपकी सरस्वती वंदना सुनी और ऐसी आशा करती हूँ और भी सुनती रहूंगी। जी मैम। आज की जो हमारी गोष्ठी है 387वीं गोष्ठी है और वैसे 62वीं गोष्ठी है हिंदी साहित्य के इतिहास पर। इस कार्यक्रम में स्वागत भाषण हेतु आदरणीय
डॉक्टर श्वेता मिश्रा जी, जो कि बिहार से हैं, उनका ससम्मान स्वागत करती हूँ। आभासीय पटल पर स्वागत भाषण हेतु आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है श्वेता जी। धन्यवाद, नमस्कार। मंच को नमन करते हुए मैं डॉक्टर श्वेता मिश्रा, विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में आयोजित आभासी गोष्ठी मंच पर विराजमान सभी महानुभावों को तहे दिल से मैं स्वागत तथा अभिनंदन करती हूँ। आज की इस संगोष्ठी में भाग लेने वाले को मंच पर स्वागत करती हूँ। आज की संगोष्ठी में अध्यक्षता कर रही हैं डॉक्टर विजया लक्ष्मी राम टेकरे जी, महाराष्ट्र से हैं। मैं आपको इस संगोष्ठी में आदरणीय स्वागत तथा अभिनंदन करती हूँ। मंच पर स्वागत है। प्रस्तावना के लिए मंच पर उपस्थित हैं डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी जी, प्रयागराज से हैं। महोदय, मैं आपको इस संगोष्ठी में स्वागत तथा अभिनंदन करती हूँ। मंच पर स्वागत है। सरस्वती वंदना के लिए मंच पर उपस्थित हैं श्रीमती सुषमा शुक्ला जी, अयोध्या से हैं। उन्होंने बहुत अच्छा सुंदर मधुर आवाज में माँ के गीत गाए। मैं आपको इस संगोष्ठी में आदरणीय स्वागत तथा अभिनंदन करती हूँ। मंच पर स्वागत है। संचालन के लिए मंच पर उपस्थित हैं डॉक्टर रश्मि चौबे जी, गाजियाबाद से हैं। आदरणीय, मैं आपको स्वागत तथा अभिनंदन करती हूँ। कृपया माइक अपना ऑफ कर दीजिए ताकि डबल आवाज आ रहा है जी, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है बोलने में जी, धन्यवाद। आदरणीय, मैं आपको स्वागत तथा अभिनंदन करती हूँ। स्वागत है मंच पर। दो वक्ता के रूप में उपस्थित हैं मंच पर। मैं दोनों वक्ताओं को स्वागत तथा अभिनंदन करती हूँ। पहला वक्ता के रूप में डॉक्टर नेहा कल्याणी जी, नागपुर, महाराष्ट्र से हैं। आदरणीय, आज के संगोष्ठी में मैं आपको स्वागत तथा अभिनंदन करती हूँ। नेहा कल्याणी जी का संक्षिप्त परिचय। जन्म स्थान राजस्थान से है। विवाह से पहले उनका नाम अनीता टेकवानी जी था। शिक्षा एमए संस्कृत हिंदी, एमफिल सेठ हिंदी, हिंदी विभाग के प्रमुख, वाणिज्य महाविद्यालय नागपुर, अध्यापन 2011 से निरंतर करती रही। बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। विशेष राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक शोध पत्रों का प्रकाशन एवं प्रस्तुतिकरण सम्मान प्राप्त हुए हैं। मैं मंच पर आपको स्वागत तथा अभिनंदन करती हूँ। दूसरा वक्ता के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर आलोक कुमार जी, दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक एवं शिक्षा प्राप्त की। केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा से एमफिल एवं पीएचडी की उपाधि अर्जित की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित महाविद्यालय करौली मल में हिंदी विषय के सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है। 8 से अधिक शोध पत्रिकाओं प्रकाशित हुई हैं, हो चुके हैं रंगमंच एवं सिनेमा, 12 लघु फिल्में का लेखन एवं निर्देशक कर अपनी सृजनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया है। मैं आपको मंच पर स्वागत तथा अभिनंदन करती हूँ। आभार के लिए मंच पर उपस्थित मेरे छोटे भाई श्री लक्ष्मीकांत वैष्णव, छत्तीसगढ़ से हैं। मैं आपको स्वागत तथा अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम के संयोजिका मंच पर उपस्थित है पुष्पा श्रीवास्तव जी। आदरणीय, मैं आपको स्वागत तथा अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले सभी श्रोतागण को मैं स्वागत तथा अभिनंदन करती हूँ और आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। आज के विषय बहुत ही सुंदर है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर श्वेता मिश्रा जी, मैं भी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्वागत। आइए हम चलते हैं आज के गोष्ठी के विषय पर और प्रस्तावना सहित। कवि, लेखक, पत्रकार, अनुवादक श्री रघुवीर सहाय जी के बारे में जानेंगे, जो कि गद्य और पद्य, कविता, कहानी, निबंध सभी हम इनकी पढ़ते हैं। इसी कार्यक्रम की प्रस्तावना हेतु आदरणीय डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी सर को ससम्मान सादर आमंत्रित करती हूँ इस आभासीय पटल पर। सर तन मन धन से इस कार्यक्रम और मंच को सजाने में लगे रहते हैं। हर चीज में हमें मार्गदर्शन मिलता है इनका। और अगर मैं कहूँ कि ये संस्थान इनके बगैर कुछ भी नहीं है, एक आधार स्तंभ है सर। ससम्मान स्वागत करती हूँ आदरणीय डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी सर का। स्वागत है सर। धन्यवाद रश्मि मैडम। आज के इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे संस्थान की सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर विजयलक्ष्मी राम टेके जी
वक्ता के रूप उपस्थित डॉक्टर नेहा कल्याणी जी, और दूसरे वक्ता हमारे डॉक्टर आलोक कुमार जी। अभी बहुत ही सुमधुर स्वरों में जिन्होंने माँ बीड़ा वादिनी की आराधना की, श्रीमती सुषमा शुक्ला जी। और अपने बड़े ही कर्णप्रिय शब्दों से इन्होंने सभी अतिथियों का स्वागत किया, डॉक्टर श्वेता मिश्रा जी। आभार जो प्रस्तुत करेंगे लक्ष्मीकांत वैष्णव जी, कार्यक्रम की संयोजिका और उत्तर प्रदेश प्रभारी श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव शैली जी, और हिंदी की साहित्यिक संगोष्ठी की संचालक के रूप में एक जो अस्थाई नाम जुड़ा हुआ है वो डॉक्टर रश्मि चौबे जी का है, और बहुत ही अच्छी तरीके साहित्यिक इस गोष्ठी को संचालन भी करती हैं। उसका और संचालन करना जितना आसान काम है दिखता है, उससे अधिक कठिन कार्य होता है। तो ये जिस विषय पे संचालन करते उस विषय का खुद अध्ययन करके आती हैं। चूँकि हिंदी इनका प्रिय विषय रहा है तो हमें लगता है शायद उनको भी एक अच्छा लगता होगा कि वो इसी बहाने फिर से अपने छात्र जीवन में पहुंच जाती होंगी। धन्यवाद। और इस पटल पे जुड़े हुए डॉक्टर देवीदास बामने जी, रतिराम बडवाल जी, अनीता सक्सेना जी, फरात उन्निसा खान जी, आप सभी का यथोचित अभिवादन। आज का जो आयोजन है ये हिंदी साहित्य को लेकर के 62वीं गोष्ठी है, और जो संस्थान की जो है वो 10वीं ये गोष्ठी आज चल रही है। बीच बीच में हम लोग गोष्ठियाँ विषय अभी 2 बार से बदल रहे हैं, विमर्श पे भी हम लोग आ जाते हैं। तो एक तो आप लोगों से जो भी श्रोता जुड़े हुए हैं या जो वक्ता जुड़े हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग हिंदी साहित्य में विविध स्त्री विमर्श पे अगर आप लोग लिखे हो या लिख सकते हो तो आप लोग अपना सुझाव भेज सकते हैं। अभी हम लोग जैसे एक किया था हम लोगों ने गोष्ठी हिंदी साहित्य में आदिवासी विमर्श, तो उसकी तो किताब लगभग मतलब चल रही है, उसका आगामी अधिवेशन में विमोचन होगा। और दूसरी जो अगला जो हम लोग का लक्ष्य है वो स्त्री विमर्श पे है। तो आप में से जो भी लिखना चाहे वो लिख करके वो जो लोग संस्था से जुड़े हुए हैं वो तो सीधे भेज देंगे, और जो संस्था से जुड़े हुए नहीं हैं वो शैली मैडम से अपना संपर्क करके उनको भी भेज सकते हैं, या उनसे विवरण पूछ सकते हैं किस पे भेजना है। उसका जो स्त्री विमर्श पे होगा वो लेख के साथ अपना एक संक्षिप्त परिचय और एक फोटो आप लोग भेज सकते हैं। और संस्थान का जो 30वां, अभी हम लोगों ने 15 जून को 30वां स्थापना दिवस मनाया है आभासी रूप में, और हम लोग 27-28 नवंबर को संस्थान का 30वां वार्षिक अधिवेशन बीदर कर्नाटक में करने जा रहे हैं। तो उसमें भी आप लोग अभी से आमंत्रित हैं। बाकी सूचनाएं जब बीच में आप लोग जुड़ते रहेंगे तो आप सभी को मिलती रहेंगी। और विषय पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, हमारी 2 वक्ता हैं और सभी वक्ताओं का जो उनका सार निकाल करके अपना उसमें अपना क्या बोलते हैं उसको, अपना जो उसमें पूरा संपुट डाल करके जो व्यक्त करेंगी आदरणीय अध्यक्षा महोदय, हम तीनों को सुनेंगे और आप सब भी इसका आनंद लें। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, आभार, आपने कार्यक्रमों के बारे में जानकारी भी दी प्रस्तावना में। श्री रघुवीर सहाय जी साहित्य अकादमी पुरस्कार मरणोपरांत हंगरी का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान व राजेंद्र प्रसाद शेखर सम्मान से सम्मानित ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में आज हम यहाँ पर सुनेंगे। उनके काव्य संग्रह से सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध, कुछ पते कुछ चिट्ठियां आदि, इन सब के बारे में आज हम अपने वक्ताओं के मुखारबिंद से सुनेंगे। इसी हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर नेहा कल्याणी जी, नागपुर महाराष्ट्र से हैं हमारे साथ। ससम्मान आभासीय पटल पर आमंत्रित है महोदय। आप इस वक्ता के रूप में आप अपने उद्बोधन दीजिए, हम सुनेंगे। आप कृपया अपना माइक भी खोल लीजिए और वीडियो भी। धन्यवाद रश्मि मैम। अच्छा, प्रिया जी के नाम से सुनिए। ससम्मान स्वागत है, सम्मान है महोदय। धन्यवाद। थोड़ा पास में आ जाइए जिससे आपकी आवाज स्पष्ट और अच्छे से सुन पाए। ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ शारदा को शत शत नमन करते हुए विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में श्री रघुवीर सहाय एवं उनकी रचनाएं इस विषय पर आयोजित इस आभासी गोष्ठी में उपस्थित विद्वत जन, वरिष्ठ जन एवं कनिष्ठ जनों को मेरा स्नेहिल वंदन और अभिवादन। मैं डॉक्टर नेहा कल्याणी श्री रघुवीर सहाय की कहानियों में समाजवादी दृष्टिकोण इस विषय पर अपने विचार आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। मैम थोड़े अपने माइक के पास हो और सकता पास में है आ जाओ तो अच्छा रहेगा, हमें थोड़ा और स्पष्ट सुनाई देगा। जी जी। के कहानियों में हाँ। समाजवादी दृष्टिकोण इस विषय पर मैं अपने विचार आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। हो सकता है इस विषय में मुझसे बात करते हुए कुछ गलतियां भी हो, क्योंकि ये मेरा पहला दूसरा ही प्रयास है, इसलिए पहले से ही क्षमा प्रार्थना। हिंदी साहित्य में रघुवीर सहाय का नाम एक ऐसे साहित्यकार के रूप में लिया जाता है जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से आम आदमी के जीवन, उनकी समस्याओं, सामाजिक विषमताओं और सत्ता व्यवस्था की विसंगतियों का अत्यंत संवेदनशीलता और यथार्थवादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। वे केवल कवि ही नहीं बल्कि कहानीकार, निबंधकार, पत्रकार और सामाजिक चिंतक भी थे। किंतु है कि उनकी रचनाओं का मूल्यांकन अधिकांशतः केवल काव्य विधा के आधार पर ही होता है। उनकी रचनाओं में मानव मूल्यों की चिंता, लोकतांत्रिक चेतना और सामाजिक न्याय की आकांक्षा स्पष्ट फलीभूत होती है। रघुवीर सहाय की कहानियां समाज के उस वर्ग की पीड़ा को स्वर देती हैं जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से उपेक्षित है। यही कारण है कि उनकी कहानियों में सामाजिक दृष्टिकोण स्पष्टतः दिखाई देता है। वास्तव में रघुवीर सहाय का समाजवादी दृष्टिकोण किसी राजनीतिक प्रचार का रूप नहीं है, बल्कि मानवतावादी संवेदना और सामाजिक न्याय की भावना से प्रेरित। वे एक ऐसे समाज की कल्पना करना चाहते हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, समान न्याय और सम्मान प्राप्त हो। इस प्रकार उनकी कहानियां केवल साहित्यिक उपलब्धि नहीं बल्कि सामाजिक चेतना और परिवर्तन का महत्वपूर्ण और जीवंत दस्तावेज भी। उनके कथा साहित्य में निहित समाजवादी दृष्टिकोण आज भी केवल उतना ही प्रासंगिक है जितना तत्कालीन समय में। वास्तव में समाजवाद का मूल उद्देश्य है समाज में उपस्थित समस्त वर्गों में समानता, बंधुत्व और शोषण मुक्त व्यवस्था की कल्पना करना। समाजवादी विचारधारा व्यक्ति और समाज के बीच एक संतुलन उपस्थित करती है, कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करती है तो उच्च वर्गों को कमजोर वर्गों के शोषण करने पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रयास करती है। रघुवीर सहाय की कहानियों में यह दृष्टिकोण केवल वैचारिक स्तर पर नहीं बल्कि कथानक, पात्रों और परिस्थितियों के माध्यम से अभिव्यक्त है। रघुवीर सहाय की कहानियों पर बात करने से पहले हम उनके साहित्यिक व्यक्तित्व को थोड़ा सा समझ लेते हैं। नई कविता के प्रखर स्वर रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ में। उनके पिता का नाम श्री हरदेव सहाय और माता का नाम श्रीमती तारा देवी। सन 1944 में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा, 1946 में इंटर परीक्षा
1948 में बीए परीक्षा और 1951 में एमए की परीक्षा पूर्ण की। आरंभिक शिक्षा दीक्षा के बाद उन्होंने परा स्नातक यानी एमए अंग्रेजी साहित्य में किया। अब अंग्रेजी साहित्य में एमए करने के पश्चात हिंदी साहित्य में किस प्रकार से उनका आगमन हुआ? आकाशवाणी, नवभारत टाइम्स, दिनमान, प्रतीक, कल्पना, वाक आदि हिंदी की प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं के साथ पत्रकारिता, साहित्यिक पत्रकारिता और संपादन से वे संबद्ध हैं। रघुवीर सहाय ने अपने कैरियर की शुरुआत यद्यपि पत्रकारिता से की, वे आरंभ से ही दैनिक नवजीवन, प्रतीक और कल्पना जैसी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं के संपादन से जुड़े। उसके बाद उन्होंने नव भारत टाइम्स में संवाददाता के रूप में भी निरंतर कार्य किया। 1969 से 1982 तक प्रसिद्ध राजनीतिक सामाजिक साप्ताहिक पत्रिका दिनमान के प्रधान संपादक के रूप में उन्होंने कार्य किया। कविताओं में उनका प्रवेश दूसरा सप्तक, जो अज्ञे जी के हैं तार सप्तक वगैरह, तो उनके दूसरा सप्तक के साथ हुआ। वह समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा कहे जाते हैं। उनका सौंदर्य शास्त्र खबरों का सौंदर्य शास्त्र है। उनकी कहानियों में पत्रकारिता की झलक दिखाई देती है। उनके व्यक्तित्व और उनकी लेखनी में पत्रकार स्पष्ट रूप से जीवंत दिखाई देता है। उनकी भाषा भी खबरों की भाषा है और उनकी अधिकांश कविताओं की विषय वस्तु भी खबर धर्मी है। या यूं कह सकते हैं कि उनके संपूर्ण व्यक्तित्व में पत्रकार का जीवंत चेहरा जगह जगह पर दिखाई देता है। खबरों की यह भाषा कविता में उतरकर निरावरण और टूक बनी रहती है। इसमें वक्तव्य है, विवरण है, संक्षेप में संक्षिप्तता भी। उनमें प्रतीकों और बिंबों का उलझाव नहीं है। खबर में घटना और पाठक के बीच भाषा जितनी पारदर्शी होगी, खबर की संप्रेषणीयता उतनी ही बढ़ेगी। आवश्यकता है कि जो खबर जो पत्रकारिता के माध्यम से हम पाठकों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो पाठकों के स्तर की हो। यह बात भी रघुवीर सहाय जी ने ध्यान दिया है। इसलिए वो कविता के लिए एक पारदर्शी भाषा लेकर आते हैं। वह अपनी कविताओं की जड़ों को समकालीन यथार्थ में रखते हैं। जैसा उन्होंने दूसरा सप्तक के अपने वक्तव्य में स्पष्ट कहा है कि विचार वस्तु का कविता में खून की तरह दौड़ते रहना कविता को जीवन और शक्ति प्रदान करता है। और यह तभी संभव है जब कविता की जड़ें यथार्थ हो। इस यथार्थ के विविध आयाम के अनुसरण में उन्होंने अपनी कविताओं को बहुआयामी बनाया। इनकी प्रासंगिकता किसी भी परिवेश में कम नहीं होती। उन्होंने सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलोस भाषा में कविताएं लिखी। रोजमर्रा की तमाम खबरें उनकी कविताओं में उतरकर सनसनीखेज रखते नहीं रह जाती, अपितु आत्म अन्वेषण का माध्यम होता है। अब आप सोच रहे होंगे मैम का विषय तो कहानी का समाजवादी दृष्टिकोण था, लेकिन प्रमुख सामाजिक और हिंदी साहित्य में उनको एक कवि के रूप में रचनाकारों में गिना जाता है। पत्रकारिता से जुड़े होने के कारण उन्हें समाज की वास्तविक परिस्थितियों को निकट से देखने और समझने का अवसर निरंतर प्राप्त रहा है। और यही सामाजिक अनुभव हमें उनकी कहानियों में, उनकी गद्य रचनाओं में स्पष्टतः प्रतीत होता है। उन्होंने सामाजिक अव्यवस्था, राजनीतिक भ्रष्टाचार, नौकरशाही, गरीबी और आम जनता की समस्या